सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो जैसा कि टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नज़र सब कवर। मतलब कि ना पूरा का पूरा जितना आपका मैथ है वो लगभग सारे चैप्टरों के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके सीरीज के हैं, चाहे वो पवन की हो, चाहे साहित्य राजन जो भी आती है, उन सारी सीरीजों से हमने क्वेश्चन को लिया है ना। तो आज आप भी सीख जाओगे कि अभी आपको बचे हुए दिनों में कितना मेहनत करनी है और अब आप कैसे कैसे क्वेश्चनों को लगा सकते हो। उन सारी बातों को हम आज साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिनों तक वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा ना बिजी थे। वैसे फिर भी जितना 2 दिन नहीं आया ना, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपका 1% का भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये दावा है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और साथ में कैप्शन भी लिखना है कि ये क्या, एक नज़र सब कवर, है ना। चलो भी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या बताना है आपको। मेरे भाई, क्वेश्चन ये ना समझना कि इजी है या टफ है। मैंने क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में लिया है कि क्वेश्चन इजी भी है, क्वेश्चन टफ भी है, मतलब मॉडरेट लेवल पर मैंने कराया जैसा कि पेपर आ सकता है ना। तो दोनों के लिए सफिशेंट है, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, बात बिल्कुल आपकी समझ में आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, ज़रा मेरे भाई बातों को आप साथ साथ सीखते जाना। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 8:5। एक बात दिमाग में बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि 2 जो संख्याएं हैं उसमें एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इनका जो अनुपात दिया गया है वो 8 है और 5 है। अब हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सर संख्या क्या ये हमारी हो सकती है? नहीं, अनुपात कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो कटी हुई वैल्यू होती है, क्योंकि ये सबसे सरलतम रूप होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक चर राशि ऐड करते हैं, 5x और 8x। अब आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि यहाँ पर आप देखोगे कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि हमें छोटी संख्या दिया गया। तो छोटी संख्या कितनी है? 5x। यानी 5x किसके बराबर मैं कह सकता हूँ? तो वो कह सकता हूँ 12.5 के बराबर। भाई छोटी संख्या कितनी है? 12.5 है। तो मैं अगर x की वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे सर 12.5 और 5 कहाँ जाएगा? नीचे, और इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 मैंने क्यों किया है? क्योंकि अब मैं डायरेक्ट यहाँ से बड़ी संख्या निकालूंगा, या आप डायरेक्ट x का मान भी निकाल सकते हो। x का मान निकालोगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 2.5 आ गया। कितना? 2.5 आ गया, 2.5। अब आपसे बड़ी संख्या पूछे है तो आप ऐसे लिखोगे कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या थी 8x, इसमें x का मान रखोगे तो 8 इंटू के 2.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16, 4 20, ये टोटल आपका 20 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना? ये आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 2 गुना 16 हो गया, 8 का आधा 16, 4 20, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20। बड़ी संख्या कितनी? 20। और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे। आइए पहुंचते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसकी भी ज़रा भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या कह रहा है ज़रा उसको समझो। ये क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 12,500 रुपये का 12,500 रुपये का 20% वार्षिक की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, हमें सब कुछ दिया है डाटा, बस हमको कैलकुलेट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है? तो 12,500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20%। और टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर्स, 3 साल। अब अगर मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अगर मैं 3 साल का साधारण ब्याज निकालूं कि 3 साल का
साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना रखोगे सर? 12,500 रुपये। रेट है 20%, टाइम है 3 ईयर्स और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब काटा पीटी करोगे तो 20 पाँचे कितना हो गया? 100 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये डबल जीरो। 25 तियाँ कितना आ गया? 75 आ गया। ये हो गया 75 और डबल जीरो, यानी 7,500 रुपये क्या आया? 3 साल का ब्याज आया। साधारण ब्याज कितना? 7,500 रुपये। वहीं अब मैं कैलकुलेट करूँगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमें अंतर बताना ना, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। A बराबर के P1 प्लस के R बटे 100 की पावर कितना होता है सर? T होता है। बात बिल्कुल क्लियर। अब अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल है हमारे पास 12,500 रुपये, 1 प्लस रेट कितनी है? 20 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर टाइम कितना दिया गया क्वेश्चन में? देख कर बताओ जरा। 3 साल। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 1 6 बटे 5, यानी ये हो जाएगा 12,500 इंटू 6 बटे 5 इंटू 6 बटे 5 इंटू 6 बटे 5। मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर 3 थी, अगर 2 होता तो 2 बार। अब आप मेरे भाई देखो, 5 पंजे 25 पंचे 125 से ये डायरेक्ट कट गया एक बार में, ये कितना बच गया? 100 बच गया। और यहाँ देखो 6 चाह के 36 छक्का 216, 216 में अगर डबल जीरो आप ऐड करोगे तो 216 यानी डबल जीरो 21,600 रुपये, यानी ये 21,600 क्या आया? आपका अमाउंट आया। लेकिन अमाउंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो निकलता है A माइनस के P। यानी मेरे भाई हम यहाँ पर 21,600 से माइनस कर देंगे 12,500 रुपये को। भाई जब घटाएंगे तो 21,600 से 12,000 अगर हम 500 घटाएंगे तो देखो 600 से 500 जाएगा तो 100 तो ऐसे ही बच जाएगा, है ना। उसके बाद बचा यहाँ पर 1 से 2 जाएगा नहीं तो 11 से 2 जाएगा तो 9, यानी कितना आ गया? 9100। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 9100। अब हमें अंतर बताना है तो अंतर हम डायरेक्ट बता देंगे कि सर अंतर क्या होगा? अंतर सदैव धनात्मक होता है, यानी 9100 से हम 7500 घटा देंगे, 9100 माइनस के 7500, तो आंसर कितना आएगा? पीछे से डबल जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 11 से 5 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ बचा 8, 8 से 7 जाएगा तो 1, 1600 रुपये का क्या आ गया? अंतर आ गया। और यही क्वेश्चन में पूछे था। 1600 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न का क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आप एक बार फटाफट कमेंट करके बताओगे कि जी सर हमें समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो अब इस तीसरे नंबर क्वेश्चन को जरा प्रेम से पढ़कर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये बात समझ गए हो ना? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। प्रश्न संख्या 3, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि लास्ट में इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है, क्या कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता, तिमाही का मतलब 3-3 महीने के अंतराल पे ब्याज जो है मूलधन में ऐड हो जा रहा है। तो मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो हमने कहा भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 15,500। हमने प्रिंसिपल लिख लिया सर 15,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है? 20% वार्षिक। गौर करना 20% वार्षिक है, तो 20% वार्षिक को पर एनम बोलते हैं, यानी 20% पर एनम हो गया। टाइम कितना दिया गया? तो टाइम 6 मंथ दिया गया। अब हमने कहा रुको जरा, आपने कहा क्यों सर? हमने कहा भाई रुको, रेट वार्षिक है ना, तो रेट हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तिमाही, क्योंकि लास्ट में पूछे हैं ब्याज कैसे संयोजित होता है? प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो एक माह में 3-3 महीने के अगर आप अलग कर दोगे तो कितने अलग होंगे? आप कहोगे सर एक माह में 12 मंथ होते हैं, अगर हम इनको 3-3 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 4 तिमाही आएंगी। एक साल में 4 तिमाही आएंगी ना, 4 ही तो तिमाही आएंगी। तो हम कहें कि तिमाही रेट कितनी है, तो आप कहोगे 20 इंटू के बटे के 4, यानी कि 5% ये रेट हो जाएगी। ये तिमाही रेट है, 5% तिमाही रेट है।
टाइम 6 मंथ है, 6 मंथ को अगर हम तिमाही में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 2 तिमाही निकल कर आएगा ना, 2 तिमाही। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 तिमाही। अब आपको क्या करना है, ये जो रेट 20% थी डजन मैटर, ये जो टाइम 6 मंथ था डजन मैटर। हमको मैटर किससे रखना है, हमको इससे रखना है, हमारे लिए ये काम का है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। चलो मेरे भाई, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या कह रहा है हमें, साधारण ब्याज ना कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखो A बराबर के P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर के T हो गया। बात बिल्कुल क्लियर। प्रिंसिपल कितना है 15,500, 1 प्लस रेट कितनी रखेंगे सर 5% बटे में 100, और टाइम कितना 2 तिमाही, तो 2 तिमाही हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 कम 20 21 बटे 20, यानी ये हो गया 15,500 इंटू के 21 बटे 20 इंटू के 21 बटे 20। बोलो बात क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने ऐड कर दिया, काट दिया यहाँ पर। अब मेरे भाई देखो 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया, और बटे में कितना हो गया 2 दूनी 4, नीचे 4 हो गया। अब जरा इसको काटा पीटी करो, किसने से कटेगा, काटा पीटी करोगे तो कहोगे सर ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110 टाइम में 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका उत्तर बेसिकली क्या आ जाएगा, तो 155 इंटू 110.25, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। बस मेन जो मुद्दा था इस क्वेश्चन में समझने का, कि जब भी कभी रेट आपको वार्षिक दिया रहेगा और आपसे पूछा रहेगा कि तिमाही कन्वर्ट होता है, छमाही कन्वर्ट होता है, तो सारे चीज़ को आपको तिमाही छमाही में बदलना पड़ेगा। यहीं अगर छमाही कहता तो रेट 20 की आधी 10 हो जाती, क्योंकि 6 महीने के 2 गैप होते 1 साल में, और ये हमारा टाइम 1 हो जाता, क्योंकि 6/6 मतलब 1 छमाही। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। बोलो बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बोर्ड मॉस से आधारित है क्वेश्चन, बोर्ड मॉस रूल से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करो लगाने की, क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा उत्तर। ये क्वेश्चन कह रहा है 180 भागे कितना है 15 इंटू है 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 गुणे 4 भागे 8, 2 गुणे 4 भागे 8, और फिर क्या है आपका प्लस के 2, इसका मान बताना है। अब सबसे पहले मेरे भाई हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 2 इंटू 4। अब आप देखो जब भी कभी भाग हो ना, भाग का मतलब ही क्या होता है नीचे, तो हमेशा इसको आप 1/8 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। जो 8 है भाग है, बात को समझना, जैसे मैंने कह दिया a भागे b लिखा है, तो आपको पता है ये पहली संख्या ऐसे लिखेंगे, इसको गुना में, ये b/1 था तो 1/b हो जाएगा। वही काम मैंने वहाँ पर भी किया है ना। तो अब देखो मेरे भाई प्लस कितना हो गया 2 हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर। काटा पीटी करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया आपका 1, ऊपर बच गया 1 प्लस में 2, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो बाकी चीज़ें इधर लिख लो, 3 इंटू के 15, और भागे कितना आएगा 180 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, ऊपर नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 1 प्लस में 2, यानी ये हो जाएगा माइनस के 3, और ये आपका हो गया 3 इंटू के 15 का 80 से 180 से का भाग करोगे कितनी बार जाएगा, तो 15 एकम 15, 3 बचा 30 हो गया, 15 दूना 30, ये 12 आ जाएगा यहाँ पर 12, और 12 3 कितना हो गया 36 माइनस के 3, 36 में से 3 जाएगा तो 33 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 33 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ गए हो ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बोर्ड मॉस नियम का प्रयोग कर लो, बस आंसर आपका आ जाएगा। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि कितने रुपए को, रुपए 70-50 को। 70-50 का मतलब 7050 को 1/5, 1/4, 1/3 के अनुपात में बांटा हो। इसको भैया बांटना है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो कैसे बांटेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कैसे बांटेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 ये जरा देख लो। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतनी बार क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा कि हमको मजबूरन बताना पड़ा, तो आज इसका कंसेप्ट भी सीख लो। अगर मैं कह देता हूँ कि आपको दिया गया है यदि ए बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 4, देन आपसे पूछे है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की पावर 3 और b की पावर 3। आपने कहा हाँ जी बस इतनी बात क्लियर। हमने कहा रुको जरा, हमने कहा कि ऐसे तो कोई फार्मूला होता नहीं है कि हम यहाँ से माइनस में करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। लेकिन एक जुगाड़ है, क्योंकि इंडिया क्या है, जुगाड़ों का देश है। हमने कहा जो a माइनस के b बराबर के 4 लिखा है, क्या सर मैं इसको a बराबर में क्या लिख सकता हूँ, b प्लस में 4 लिख सकता हूँ? बताओ जरा, क्या मैं इसको b प्लस के 4 या 4 प्लस के b लिख लो, डजेंट मैटर। हमने कहा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण का 1 का मान, अब आपके सामने जो है समीकरण 1 का मान आप ए बी में रख दो। समीकरण 1 का मान ए बी में प्रतिस्थापित करने पर, या हमने कह दिया रखने पर, ए बी क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसमें आप मान रखोगे, ए बी में मान रखोगे कितना भाई, ए बी में मान रखोगे बी के ए के स्थान पर बी प्लस के 4 हो जाएगा। तो ये जो ए बी है, ए बी, इसको आप बी प्लस ए भी तो कह सकते हो। जो ए बी लिखा है इसको आप बी ए भी कह सकते हो, ताकि आपकी समझ में आए, इसलिए मैं बताता हूँ। जैसे 2 गुने 5 लिखा तो इसका मतलब 10 होगा, चाहे 5 गुने 2 लिखो इसका मतलब भी 10 होगा। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़े तो कान ही हो। तो बस मेरे भाई अब यहाँ पर बात को समझना, हम अगर यहाँ पर a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है, b प्लस में 4, तो रख देते हैं b प्लस में 4 और ये क्या हो जाएगा b, और इसके बराबर कितना था, 5 था, तो ये 5 हो गया। यानी ए बी बराबर कितना दिया गया था, 5 दिया गया था। गुना कराएंगे तो ये b स्क्वायर प्लस में 4b और ये 5 जो प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में बराबर 0 बच गया। अब क्या आपको ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये b स्क्वायर प्लस 5 के गुणनखंड 5 एकम 5, यानी ये हो जाएगा 5b माइनस में 1b माइनस के 5 बराबर में 0। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से b अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो बच जाएगा b प्लस में 5। यहाँ माइनस के 1 कॉमन लिया, माइनस में लिया तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, b प्लस में 5 बराबर के 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, b प्लस में 5 और एक ब्रैकेट में b माइनस के 1 बराबर के 0। अब मैं यहाँ से पूछूँ b की वैल्यू निकालो, तो एक तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस के 5, एक b की वैल्यू माइनस के 5 और एक b की वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में 1 आ जाएगी। अब आपको यहाँ करना क्या है, a का भी मान आपको पता होना चाहिए, तो आप धनात्मक वाले को उठाओ, ऋणात्मक उठाओगे तो माइनस में उत्तर आएगा, धनात्मक उठाओगे तो प्लस में उत्तर आएगा। तो आप इसका मान आप यहाँ लिख सकते हो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, ये देखो मेरे भाई, ये देखो, है ना। समीकरण 1 क्या था आपका, a बराबर b प्लस में 4, यानी अब a b बराबर कितने रखेंगे, 1, तो ये 1 प्लस में 4 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई बस काम हो गया। अब आपको बताना क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताना था। a बराबर 5, 5 रख दीजिए सर यहाँ पर, 5 का क्यूब, b बराबर 1 तो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1, 125 और 1 कितना हो गया, 126। आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया, बोलो क्लियर। क्या बात आपकी समझ में आई है। ये क्वेश्चन मोस्ट मतलब एक बार 2019 में भी आया था, कंफर्म नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, बन सकता है क्वेश्चन, चांस लेकिन कम है ऐसे क्वेश्चन को बनने का, ठीक बात ना। लेकिन फिर भी आपको सारा कुछ पढ़ के जाना, कुछ छोड़ना नहीं है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का देते हैं और आगे स्टेशन पर पहुंचते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, है ना। चलो देखो ज़रा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 70-50 7050 को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटो। हमने कहा टोटल डजन मैटर,
टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले जो 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 लिखा है ना जी, इसको हम क्या करेंगे, एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अनुपात ना तो कभी दशमलव में हो सकता, ना तो कभी बटे में हो सकता। तो हमने कहा कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप कहोगे सर हमेशा 5, 4 और 3 का एलसीएम ले लें, मतलब हमेशा इन्हीं का एलसीएम नहीं लेना है, जो नीचे संख्याएं हैं इनका एलसीएम। 5, 4, 3 का एलसीएम, 5 के बाद 10 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ऐसे करके 60 आ जाएगा। तो 60 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इनके एलसीएम से आप सब में गुना करा दो, यानी 60 से गुना यहाँ कराया, 60 से गुना यहाँ कराया, 60 से गुना यहाँ कराया, काटा पीटी करो, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी एक आ गया सर 12, दूसरा काटो 4 से कम 4 पंचे 20 आ गया 15, और तीसरा आ गया 3 से ये 20 टाइम में ये आ गया 20। अब इन टोटल हम अनुपातिक योग पूछें आपसे, हमने कहा रुको जरा, हमने कहा अनुपातिक योग बताओ कितना है, अनुपातिक योग। तो आप कहोगे सर 12, 15, 27, 20, कितना हो गया, 20, 10, 30 और 30, 10, 40, कितना हो गया भाई 20, 10, 30, 10, 40, 7, 47। अनुपातिक योग कितना हो गया, 47 हो गया, अनुपातिक योग 47 हो गया। और टोटल योग था कितना, टोटल योग था 70, 50, यानी ये 47 किसके बराबर होगा, 70, 50 के बराबर होगा। हमने कहा सर एक किसके बराबर होगा, आप हो गए 70, 50 बट्टे में 47, काटो भैया कितनी बार जाएगा, 47 एकम 47 हो गया है ना, काट दिया, 47 एकम 47, अगर 70 से 47 जाएगा, 47, 3, 50, 20, 70 ये, और 4 पंचे 20, 7 पंजे 35, 4 पंचे 20, 7 पंजे 35, 150 बार में चला जाएगा, 150 बार में चला जाएगा। अगर मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू पता है तो सारा हिस्सा पता कर लो। 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 150, यानी 12 0 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 18, एक को मिलेंगे 1800 रुपये। फिर 15 इंटू 15 निकाल लो, 15 इंटू 150, यानी ये हो जाएगा 225, और फिर 1 0, यानी ये कितना बचेगा 2250। ऐसे करके आप 20 इंटू एक यूनिट कितना है 15 के 150, 150 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 20 0 20 पंचे 100, 10 20 एकम 20, 10 30 3000, यानी एक को मिलेंगे 1800, एक को मिलेंगे 2250, एक को मिलेंगे 3000। इन सबको ऐड करो तो क्या आपका 70 50 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 3 2 5 52 50, और 52 में 8 जोड़ेंगे, 52 8 60 10 70 50, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई आंसर आपका। तो ये इस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ, सीरीज बुक नहीं भाई, सीरीज ना, सीरीज के। तो जिनके पास ना सीरीज उरीज नहीं है भाई साहब, वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चनों को। आओ फिर आगे पहुँचते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ गए हो? देखिए आज मैं थोड़ा सा आपको ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अब आपको ज़रूरत है तो चीज़ों को रिकॉल करने की, चीज़ों को दोहराने की। सफलता उसी को मिलती है जो सिलेबस नहीं ख़त्म करता है, जो रिवीजन करता है। ठीक बात ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 1245 रुपये को 3 व्यक्ति, कोई 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये घटाने पर उनका अनुपात 3 4 5 रह जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो देख लेते हैं भाई। टोटल कुल राशि कितनी थी, कुल राशि, राशि मतलब क्या, राशि मतलब अमाउंट कितना था 1245। अब मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है यार कुछ घटाने के बाद अनुपात बच रहा है, कुछ घटाने के बाद 3 4 5 अनुपात बच रहा है। हमने कहा रुको ज़रा, ये घटाने के बाद रुपए बचेंगे तो कितना कितना घटाएंगे। देखो एक कोई व्यक्ति है उसको 10 रुपये घटा रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है उसको 12 घटा रहे हैं ना, 15 फिर 20, ये एक को 15 और एक को 20 ऐसे घटा रहे हैं। हमने कहा मेरे भाई बताओ टोटल कितना घटा रहे हैं, 10 15 20 45 घटा रहे हैं। अगर 45 रुपये घटा देंगे इसमें से तो कितना रुपया बचेगा, शेष बचा रुपया कितना है, तो 1245 माइनस के 45 यानी 1200 रुपये। अब ये जो 1200 रुपये हैं वो इसमें बटेंगे 3 और 4 और 5 के अनुपात में। तो आपसे मैं पूछूं ये जो 3 4 5 है
है, इसमें आनुपातिक योग कितना है, यानी अनुपातों का योग कितना है। आपको कि सर 4 3 7 5 12, यहाँ अनुपातिक योग 12 है, क्वेश्चन में कहा ऐसा नहीं है, अनुपातिक योग कितना है 1200, यानी 12 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 12, 1 कम 12 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो सारा कुछ पता है। 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 300, 4 बराबर कितना हो जाएगा 400, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 500। बस यही उत्तर 4 3 3 4 5, 4 3 5 या 5 4 3, कुछ भी कह लो, 5 4 9 3 12। बात क्लियर, समझ गए, उत्तर यही आ जाएगा 300 400 500। अब उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये आया होगा, और फिर आगे को हम प्रस्थान करते हैं, है ना। आया कि नहीं आया भाई एक बार बताओ, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार फटाफट बताओ, फिर हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसकी भी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलो अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है, अब उसको ज़रा समझेंगे। अब हम इस बोर्ड को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं, फटाफट 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड को भी हम बढ़ाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 नहीं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 × 3 × 5/7 को लघु गणक की सहायता से सॉल्व करो। लघु गणक से सॉल्व करो, लघु गणक से हल करना है, इसको हल करो। और आपको मैं log 7 की वैल्यू भी दे रहा हूँ, log 7 की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ। कितनी है log 7 की वैल्यू, तो वो है 1.8451, 1.8451। अब कुछ मेरे मित्र पूछते हैं कि क्या सर इसकी वैल्यू दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। आपको जो वैल्यू मैंने 5 तक याद कराया ना, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 5 तक तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। अगर 25 दे दिया तो 5 की पावर 2 करके नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा, कोई प्राइम नंबर है, तो आपको वैल्यू दी जाएगी, इससे बिल्कुल आप डरिए मत। तो इस क्वेश्चन को आप लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या आएगा उत्तर आपको बताना है। फटाफट से लगाने की कोशिश करो, फटाफट से लगाने की कोशिश करो, बताओ फटाफट क्या आएगा उत्तर। देखो, अगर हम यहाँ से log लें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ log लेने पर। अब मैं log अगर लूँगा यहाँ पर, तो आपको पता है ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, log 2 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 7। आपको पता मल्टीप्लाई में होता है तो सब ऐड हो जाता है, डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 प्लस में log 3 प्लस में log 5 और माइनस क्या हो जाएगा log 7। log 7 माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि सर ये भाग में है। अब मान रख दो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 7 की वैल्यू दिया है 1.8451। प्लस वालों को ऐड करो, प्लस वालों को ऐड करोगे 0 1 आ जाएगा, 1 हो गया, 9 9 1 10 6 16 16 1 17 के साथ कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 9 9 1 10 6 16 16 और यहाँ 0 16 1 17 के साथ कैरी 1 आ गया। फिर से आप जोड़ो चौथा 6 6 4 10 10 3 13 1 14, यानी ये 1.4771 और माइनस करोगे 1.8451 से, तो आंसर निकल के आपकी आंखों के सामने होगा। 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0 ना, 5 से 7 जाएगा नहीं, 15 से 7 जाएगा, 8 7 15 हो गया, 3 से 7 जाएगा नहीं, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ बचा 7 से 4 जाएगा तो 3 और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, माइनस का 0.3680, माइनस का 0.3680 आपके प्रश्न का क्या होगा जवाब होगा। क्या आप हमारी बातों को समझ पाए हो, क्या आप हमारी बातों को समझ पाए हो, एक बार फटाफट से बताओ, एक बार फटाफट से बताओ क्या आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो।
समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात ना। आगे पहुँचे, यहाँ तक की बात आप समझ गए हो ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको भी ज़रा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ज़रा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है log 2.7 log, अरे ये तो कर ही लोगे भाई आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको करके बताओ ज़रा। 11x² माइनस के 41x माइनस के 12 के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड करना, देखो अब इसमें ना ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, लेकिन अब गुणनखंड करने में आपको दिक्कत होगी। आप जल्दी कैसे सोच सकते हो इस बात को आप बताओ, फटाफट से आप इस क्वेश्चन को लगाओ। इस बात को आप बताओ और फटाफट आप इस क्वेश्चन को लगाओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, आपको फटाफट बताना है, ठीक है ना। अब देखो मैं कह दूं यहाँ पहले 11 × 12 कर लेते हैं, है ना। तो देखो a बराबर यहाँ 11 है, b बराबर माइनस का 41 है, c बराबर 12 है। तो आपको पता a × c होता है 11 × माइनस के 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 132 हो गया, 132 हो गया। अब आपको करना क्या है, 41 के रूप में लाना है। तो किससे तोड़े, कैसे तोड़े बताओ ज़रा। 132 को 41 के रूप में लाना है, कैसे तोड़े। आपको वैसे इसको हम एक जुगाड़ से तोड़ सकते हैं। मैं या तो इसको 12 × 11 कर दूं, लेकिन 12 × 11 करने पर ये 41 नहीं आ रहा, मतलब ये काम तो नहीं हो पाएगा। अच्छा इसको हम और किसी से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर हम इसको 66 से 2 बार में काटें तब भी नहीं आएगा, मतलब ये भी सर नहीं कर सकते। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यानी हम 44 × 3 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 13, 132 आ जाएगा। और 44 में से अगर हम इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो हमारा 41 भी आ जाएगा माइनस का। बस हो गया काम, यही हमारा गुणनखंड कह रहा था। रखो फटाफट से, यानी ये हो जाएगा 11x² माइनस के 44x प्लस में 3x माइनस के 12, 2 के पेयर बना के कॉमन ले। इधर कॉमन क्या मिल गया, 11x और यहाँ बचा x माइनस के 11 चौके 44 प्लस के 3 कॉमन x और 3 चौके 12 x माइनस के 4, दोनों में कॉमन क्या मिला, x माइनस के 4 और फिर क्या बचा 11x प्लस में 3। आपके प्रश्न का सही उत्तर है। बोलो बात क्लियर, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। फिर हम आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उस प्रश्न को लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है ना। उस प्रश्न को लगाने की क्या करते हैं मेरे भाई, कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखो ज़रा और समझने की कोशिश करना है आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बुक के करा रहा हूँ मेरे भाई, आज एक भी क्वेश्चन अपने पास का मैंने नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 34x माइनस के है 22x की पावर 3, 22x की माइनस के 12x की पावर 4, 12x की पावर 4 माइनस के 10x² माइनस के 10x² माइनस के 75 में भाग करना 3x प्लस के 7 से। 3x प्लस के 7 से आपको भाग करना है, ठीक है ना। 3x प्लस के 7 से आपको भाग करना है। लगाओ जरा क्वेश्चन को, लगाओ फटाफट से क्वेश्चन को लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर, है ना। हाँ जल्दी से आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को लगाने की। अब देखो अगर जल्दबाजी में करोगे कोई काम तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप एक बात हमें बताओ, क्या ये क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखा है? खुद सोचो, खुद बताओ, क्या सीक्वेंस में लिखा? नहीं लिखा ना। तो सीक्वेंस में पहले लिखो, यानी पावरों को घटते क्रम में सबसे बड़ी पावर को पहले लिखो। x की पावर सबसे बड़ी कहाँ है? पावर 4 सबसे बड़ी है, यानी माइनस के 12x की पावर 4 हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटी पावर 3 है, यानी माइनस के 22x की पावर 3 हम उसके बाद लिख लेंगे। अब पावर 2 लिखेंगे, माइनस के 10x²। अब हम पावर 1 वाला लिखेंगे, प्लस के 34x हो गया, माइनस के 75 हो गया। भाग कर दो सर, किससे करना है?
3x प्लस के 7 से। अब फटाफट तरीके से भाग करेंगे। 3 की टेबल में माइनस का 12 कितने टाइम आएगा, माइनस के 4 टाइम में, तो माइनस के 4 तियाँ कितना हो गया 12, लेकिन x है हमें x की पावर 4 चाहिए, यानी x क्यूब से कर देंगे। अब वही माइनस का 4x क्यूब गुना कराएगा 7 में, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और 7 चौके कितना हो गया 28 x की पावर 3। चिन्हों को बदलो, माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में, है ना। ये तो सर ख़त्म हो गया, ये x की पावर 4 यहाँ तो लिखना ही भूल गए, ये ख़त्म हो गया। प्लस 28 और ये 22, 22 6 28, 6x क्यूब, माइनस के आगे बच गया 10x स्क्वायर, प्लस के 34x माइनस के 75। अब देखो 6 लाना, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा 2 बार में, x है x क्यूब क्या आएगा x की पावर 2 से, तो प्लस के 2x स्क्वायर से प्रोडक्ट करा दें। 2 तियाँ कितना हो गया भैया 6x स्क्वायर, x बनकर x क्यूब। अब उसी 2x क्यूब का गुना 7 से कराएंगे x स्क्वायर का। 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, और x स्क्वायर यहाँ पर आ गया। चिन्ह बदलो, माइनस और माइनस, तो पहला पद तो गायब हो गया। यहाँ बचा 14 और 10, माइनस के 14 10 कितना हो गया 24, माइनस के 14 10 24 x स्क्वायर, प्लस के 34x माइनस के 75। बोलो क्लियर, हाँ सर। अब क्या करेंगे, 3x में 24 कितनी बार जाएगा, माइनस के 8x से गुना कराएंगे, तो 8 तियाँ 24, माइनस के 24 x स्क्वायर बन गए। उसी माइनस 8 का उड़ा इससे प्लस के, तो 8 7 56, प्लस माइनस 56x हो गया। अब गुना कराओ, पहले चिन्ह बदलो, प्लस माइनस से प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। 34 और 56, 6 4 10, 5 3 8 1 9, ये हो गया 90x माइनस के 75। अब आप देखो लास्ट स्टेप बचा है, 30 से गुणा कर दोगे 90x आ जाएगा, तो यहाँ से गुणा करेंगे प्लस में 30। अब मेरे भाई यहाँ से हम कर लेते हैं, 30 तियाँ कितना हो गया 90, ये आ गया आपका 90x, और प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा 7 तियाँ कितना हो गया 21, 210 हो गया, माइनस और ये माइनस, ये तो ख़त्म। 275 माइनस 210, माइनस का 285 रिमाइंडर है, और ये भागफल है। ये आपका क्वेश्चन है, ये मैं हूँ, ये बोर्ड है, और ये आपकी सीरीज का क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। बन गई ना रील, है ना। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो भैया, फिर हम आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं और उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैं सीरीज के लगभग में आज जितने भी थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा, ठीक है ना। और देखना आप सीरीज उठा के देखोगे, आपकी ये सीरीज पता नहीं किस पब्लिकेशन की है, ये पता नहीं भाई किस पब्लिकेशन की है, ये हम देख लेते हैं, साहित्य प्रकाशन की है। आप साहित्य प्रकाशन के देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, एक घन की कोर, एक घन की क्या है कोर, कोर इन द सेंस साइड, एक घन की कोर कितनी है, तो है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयतन व संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घन का आयतन और क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। और याद रखना मेरी बात को, घन से एक क्वेश्चन आउट है, तो इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लेना, एक क्वेश्चन घन से जरूर आएगा। अब घन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। आयतन संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, चलो डायरेक्ट फार्मूले से लगाओ। सबसे पहले बताओ घन का आयतन कितना होता है, तो आप कहोगे सर घन का आयतन होता है a क्यूब। मैं पूछूं भैया संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, आप कहोगे सर संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। आयतन निकालेंगे a कितना है 5.5। अब देखो, अब आपको ना पॉइंट में चीज़ें लगाने में प्रॉब्लम हो रही ना, रुको मैं आपको बताता हूँ।
5.5 है बटे 1 मानो दशमलव हटा के 0, 55 बटे के 10 हो गया ना। अब देखो ज़रा यहाँ करोगे 55 बटे 10 का कर दो क्यूब, 55 बटे 10 का क्यूब, 55 का स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले स्क्वायर कर लो 55 का, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 दूना 50, 50 और 50 दूना कितना हो गया 5 पंजे 25, 25 दूना 50, 51 52 के 2 हासिल आ गया 5, 5 पंजे 25, 5 30, 30 25 आ गया। इसको आप किससे 55 से इंटू करा लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 जीरो 0 1, 5 3 कितना हो गया 15। फिर से गुना कराओ यहाँ तो 5 2 1 5 1 आ जाएगा, 5 5 2 7, 2 1 हो गया 3, 5 1 6, 5 1 6 ये 16 63 75, ये कितना आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा आपका, ये निकल कर आ जाएगा 16 63 75, 16 63 75 और बटे 10 का क्यूब 1 2 3, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 दहम 100 दहम्मा 1000, 10 दहम 100 दहम्मा 1000, ये 1000 आ गया। 0.3 अंक पहले लगा दो तो ये देखो लगा दो, आंसर कितना आएगा 166.375, ये आ गया आपका आयतन। संपूर्ण पृष्ठ बताना है 6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 5.5 का स्क्वायर। अब फिर से आपको मान लिया पॉइंट में नहीं आता है, कोई नहीं बटे 1 मानो 10 हो गया, 55 का स्क्वायर कर दो, 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 30 25 अभी निकाला था वो देखो आपने, ये देखो 30 25 और बटे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 आ गया। ठीक बात, 5 से काटो, 5 से काटो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया है ना, 5 6 के 30 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 121, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 121 तियाँ 12 तियाँ 36, 1 तियाँ 3, 363, 100 तियाँ हो गया 300, 100 तियाँ हो गया 300, 21 तियाँ कितना हो गया 63 और बटे कितना हो गया 2, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 181.5, ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपका क्वेश्चन का जवाब नोट कर सकते हो 166.375 आपका क्या आ जाएगा, 166.375 आपका आ जाएगा और वो आयतन, और 181.5 क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या आप हमारी बात समझ पाए हो, ज़रा हमें बताना, क्या आप हमारी बात समझ पाए हो। अगला क्वेश्चन, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, उसको ज़रा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कुछ अब हम लोग चतुर्भुज के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो देखो ज़रा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ऐसे बना है आपका एक चतुर्भुज, ऐसे बना है। ठीक है सर, इसमें ना एक जीवा है ए बी, ये जीवा है ए बी, ए और बी एक क्या है जीवा है, और फिर क्या है यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ओ, ये ऐसे वाला हो गया ओ, ये यहाँ पर दिया है। ठीक बात, अब इसकी हाइट ये दी है, ये दी है, और ये कितनी दी 12 सेंटीमीटर, ये दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये बीच वाली 12 सेंटीमीटर दी गई है, और नीचे ये टोटल आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई। ठीक सर ना, 5 सेंटीमीटर दी गई, और क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन का एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जो जीवा की लंबाई है, क्वेश्चन जो मैं लिखे दे रहा हूँ, जीवा है आपकी 10 सेंटीमीटर, नीचे ऐसे चित्र में 10 बनाया गया है, जीवा है 10 सेंटीमीटर, और क्या पूछा गया है, ठीक है ना, लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी आपकी पता, केंद्र से दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर। आपसे केवल त्रिज्या पूछे है, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी ये आपसे पूछे हैं। पता नहीं ये क्यों मेंशन किए हैं मेरे भाई, 5 पता नहीं क्यों क्वेश्चन में मेंशन किए हैं, 5 पता नहीं कहाँ से मेंशन किए हैं, ठीक है ना। ये 5 आप इसे ना साफ ही कर लो, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस क्वेश्चन, अब देखो कुछ साथी क्या सोचेंगे यहाँ पर, सर इस क्वेश्चन को हमें समझ नहीं आता है,
हमने कहा कुछ नहीं, कोई नहीं समझ नहीं आता, हमको भी समझ नहीं आता, हम क्या करें। अब हमने कहा देखो ज़रा ये क्वेश्चन में ना दोनों रेडियस को मिला दिया गया। अब कुछ लोग देखेंगे इस क्वेश्चन ना तो अरे यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये अलग ही लेवल का आ गया है ना। त्रिभुज बन गया है सर्किल में, त्रिभुज जबकि होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या हो गया यहाँ पर, आप एक क्या करो ऐसे एक को आप अपने आप साफ कर दो। एक को आप अगर यहाँ पर एक को साफ कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बच जाएगा। जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 10 है। अगर 10 है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, जरा लिख लेना, नहीं चित्र से आपको हो सकता है। केंद्र ओ है, केंद्र क्या है ओ। अगर ये टोटल 10 है, यानी मैं कह दूँ ये 5 है, ये 5 है, इसका नाम अगर मैं डी रख लूँ तो अब हमें ए डी ओ में देखना है। हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ओ में। ए डी ओ में हमें पता है कि जो एंगल डी है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ई 90 डिग्री, जब 90 डिग्री तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का स्क्वायर मतलब सर ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। वैल्यू रखो, ए ओ ही आपको बताना है। ओ डी है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 144 25 40 20 60 5 4 9 169। स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा, तो ए ओ बराबर 169 का अंडर रूट निकालोगे 13 सेंटीमीटर। लो आंसर आ गया। क्वेश्चन में कितना भी देखो चित्र कितना ही डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा था ना चित्र, ऐसा लग रहा था कैसा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या, वो देखो त्रिज्या पूछा, हमने एक लाइन को साफ कर दिया। आप इधर को भी साफ कर सकते थे उधर से, तो केंद्र से आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो मेरे भाई, वो हमेशा दूरियां बराबर होती हैं। ऐसा थ्योरम है। आप यहाँ पर जब अभी आगे और सर्किल के बारे में डीप से स्टडी करोगे तो आपको पता होगा कि एक निश्चित पॉइंट से अगर बाहरी तो 2 ही जा सकती हैं, स्पर्श रेखा, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे। अभी केवल आप काम की बात पढ़ो, अभी केवल आप काम की बात पढ़ो, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब ना एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, और एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर एक मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, वो कंसेप्ट क्या है उस बात को समझना। एक क्या है, सर्कल है, एक सर्कल, सर्कल बन गया ना, कुछ और ही बन गया है, तो ये हमारा बन गया सर्कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर नीचे तक एक लाइन खींची गई जिसका नाम है डी और क्यू। इसका नाम है डी, इसका नाम क्या है क्यू, ये है डी और ये है क्यू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपकी एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, और इसका नाम है आपका सी, ये है आपकी सी। और इसको दिया गया है, मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया है ऐसे, इसको मिला दिया गया, फिर इस दूरी को यहाँ से मिला दिया गया, इस दूरी को यहाँ से मिला दिया गया ऊपर से, और इसका नाम दिया गया, यहाँ से ऐसे मिला दिया गया, किसको भाई, ऐसे, ये ऐसे मिलाया गया है, ठीक है ना, ये ऐसे यहाँ से मिलाया गया। और ये जो पूरा एंगल आपको दिया गया है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री दिया, 48 डिग्री दिया गया है, 48 डिग्री दिया गया ये, और ये एंगल ए दिया गया है, ये एंगल ए है, ये ए है, ठीक ना। इतनी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में पूछे क्या है, सी पी के, ये ए बराबर 2b, ए बराबर 2b है। अच्छा, ए बराबर 2b, कौन सा भैया, ए बराबर 2b हो गया, तथा ए बराबर 2b, बी का मान, ये जहाँ ए है, ए एंगल ए, ये एंगल ए कहाँ गया, ये ए, इसका मान है 2b। यहाँ पर देखो मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, एंगल सी बी क्यों बराबर दिया गया है 48 डिग्री,
और a बराबर दिया गया है आपको 2b, आपसे पूछे हैं b बराबर कितना होगा, b बराबर, इसमें b यार कहाँ मेंशन है भाई, इसमें b तो कहीं मेंशन ही नहीं, ये c हो गया। अच्छा ये एंगल पूछे है, एंगल कौन सा पूछे है, ये एंगल b यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, p यहाँ पर है, b यहाँ पर है, एंगल b का मान पूछे। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, आप बताओ क्या आएगा उत्तर, फटाफट से आप बताओ, ठीक है ना, जल्दी से आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। कुछ दिमाग यूज करो भाई, कुछ दिमाग यूज करो, है ना। देखो मैं आपको एक बातें बता दूँ, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूँ, बस थोड़ा 2 मिनट सुन लेना। अगर मैंने कहा कि ऐसे करके कोई आपका एंगल बन रहा है, ऐसे करके कोई एंगल बन रहा, अगर मैं कह दूँ ये एंगल आपका थीटा है, मैंने कहा ये एंगल आपका थीटा है, और मैंने पूछा इधर एंगल कितना होगा, अगर इस एंगल की बात पूछूँ ये एंगल कितना बचेगा, तो आप पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता, 180 डिग्री का ना। तो इस एंगल का अगर मैं मान लो ये एंगल ए है, मैंने पूछा ए एंगल का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि ए एंगल का मान होगा 180 माइनस के थीटा। इस बात को समझ पा रहे हो ना, मतलब अगर 180 से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये एंगल ए बच जाएगा, ये एंगल ए। एक बात और समझो, जैसे यहाँ पर मैंने माना कोई एक त्रिभुज है, बातों को समझना, त्रिभुज में कितने 3 अंतः कोण होते हैं, 3 बाह्य कोण होते हैं। अब मैं कहूँ कि ये त्रिभुज का क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। और बाह्य कोण क्या होता है, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी और सी, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो ये जो सी का बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण है ना, ये 2 समान कोणों के बराबर होगा, यानी ये 2 को अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से कह दूँ इसका नाम मैं थीटा रख लेता हूँ, तो थीटा बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस के एंगल बी। ऐसे थ्योरम है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है, जो बाह्य कोण होता है, ये एक बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हमेशा इसके अपोजिट जो हैं, इसके अपोजिट ये 2 एंगल है ना, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब कहोगे सर क्या ऊपर भी थ्योरम लगेगी, बिल्कुल लग जाएगी। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मैंने कहा देखो यहाँ पर मैंने कहा ये बाह्य कोण मैंने निकाल दिया, ये बाह्य कोण मैंने निकाल दिया, या हम ऐसे कह लें ये लो बाह्य कोण मैंने निकाल दिया, ये मैंने बाह्य कोण निकाल दिया, ये तो यहाँ कुछ कोण बचेगा बाह्य कोण, तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इन 2 कोणों के बराबर होगा, यानी बी और सी के बराबर होगा। इसका नाम अगर मैं ए रखता हूँ तो ए बराबर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, और वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। आप देखो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा, और बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से आप ऐसे करके निकाल सकते हो ना। तो सारी थ्योरम बस इन्हीं 2 कंसेप्ट पे बेस आपका ये क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप देखो ये एक क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, ऊपर वाला देखो तो ये डी सी बी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये बी क्या है, बाह्य कोण है। आप देखो ऐसे निकला है ना बाह्य कोण, तो कोण बी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इस कोण का मान, इस कोण का मान पता चल जाएगा, तो इस कोण का पता चल जाएगा, फिर इन दोनों को घटा के आप डायरेक्ट एंगल बी का मान पता कर सकते हो। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन देखो आपके बुक में ये देखो क्वेश्चन दिया गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो आप कह नहीं सकते हो कि सर आपने हमको कोई क्वेश्चन नहीं बताया, मैं हर एक चीज़ से आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। अब यहीं से मैं, अगर आपने यहीं से चीज़ें सीखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी, समरूपता का भी ज्ञान दे देता हूँ, ठीक ना। देखो अब रुको, अब आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझा दूँ। समरूपता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी, है ना, आपके सिलेबस में है ना, तो हेडिंग डाल लो, एक हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या, तुम लोग समझ लो बस, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, ये आप में बहुत ज़्यादा, और एक क्वेश्चन हमसे पूछा भी था किसी ने, त्रिभुजों की समरूपता हम कैसे करेंगे, बातों को समझना। त्रिभुजों की समरूपता कब होती है, त्रिभुजों की समरूपता कब होती है, देखो जब त्रिभुज के, आप ऐसे लिख लेना, जब त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों,
जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तब हमारी समरूपता लग जाती है। कैसे? तो जैसे मैंने कहा यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी और सी, ठीक है ना। एक त्रिभुज मैंने और बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी सी के बाद मैंने इसका नाम रख दिया, मान लिया पी क्यू और आर। मैंने दो त्रिभुज बनाया, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है ना। हमने कहा दो एंगल, मैंने कहा ये जो एंगल है ये एंगल ए, ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, और एंगल ये मैंने पी कहा ये भी एंगल अल्फ़ा है। हमने कहा एंगल जो आर है ये बीटा है, हमने बीटा कह दिया है ना। बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। और मैंने ये भी कह दिया कि ये भी एंगल बीटा है। अब मैंने कहा कि इस एंगल में क्या ये हमारे त्रिभुज सर्वांगसम है, सॉरी समरूप हैं, समरूप हैं ये त्रिभुज। तो कैसे? आप देखो, दो त्रिभुजों को कंपेयर करो, दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। नहीं समझे? तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, छोटा सा मैंने छोटू ट्रायंगल बना लिया। ऐसे मैं कहता हूँ कि ये है मान लिया 70 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री। तो क्या यार ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? 7 से तेरा 50 डिग्री का नहीं होगा। जब एंगल दो बराबर होते हैं, मैंने जो चीज़ लिखा वो चीज़ लिखो, जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको पता है जिस एंगल के जो सामने साइड भी बराबर होती है, अगर मैं अल्फ़ा लेता हूँ, अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ तो इस एंगल के सामने क्या है? एंगल ये बी सी, ये किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज के क्यू आर के बराबर होगा, यानी बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा। अगर मैं एंगल बीटा को लेता हूँ तो बीटा के सामने भुजा क्या है? पी क्यू। अब मैंने यहाँ पहले बड़ी त्रिभुज की लिखी थी तो बड़ी त्रिभुज की लिखूँगा, ठीक है ना। बीटा के बराबर क्या है? ए बी, तो ये ए बी हो जाएगा, बटे यहाँ बीटा के सामने क्या है? पी क्यू, तो ये पी क्यू हो जाएगा। अब आपको पता है तीसरी साइड क्या बची? अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूंगा तो थीटा तो ये भी होगा, क्योंकि जब दो बराबर तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। इसके सामने भुजा क्या है? ए सी, यानी ये ए सी होगा, और बटे क्या हो जाएगा? इसके सामने है पी आर, तो ये पी आर बराबर हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है। समरूप त्रिभुज क्या कहते हैं कि ऐसे त्रिभुज अगर जो समरूप होंगे, उनके जो एंगल बराबर होंगे, उनके सामने की भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। भाई एंगल बराबर था, इसके सामने भुजा बी सी, इसके सामने भुजा क्यू आर, तो क्यू आर बी सी बटे क्यू आर। अब मैंने एंगल बीटा को लिया, बीटा के सामने भुजा ए बी, तो ए बी, बीटा के सामने भुजा ए क्यू, तो पी क्यू मैंने रख दिया। तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, थीटा के सामने पी आर था, थीटा के सामने ए सी था, तो ए सी बटे पी आर हो जाएगा। अतः यह त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप का मतलब ये नहीं होता है कि त्रिभुज क्या है एक दूसरे को ढक लें, वो सर्वांगसम होता है। समरूप का मतलब ये एक रूप जैसे होंगे, वो एक रूप जैसे होंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा उस बात को समझना। इस पॉइंट को नोट कर लो, आपको इतना ज़्यादा सुपर टेट में फ़ायदा देगा। यही कंसेप्ट आपको जस्ट 2-2 सेकंड में लेंथी क्वेश्चन करा देगा, बिना पेन बिना कॉपी के। इस कंसेप्ट को अभी से नोट कर लो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ज्ञान बताता हूँ, इतनी बात समझे। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने कहा देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ना। देखो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा दो त्रिभुज, ऐसे हमने त्रिभुज बना दिया, ऐसे हमने क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया। बातों को समझना, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक लाइन, मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। हमने 2 नाम दे दिए त्रिभुज के, है ना। हमने कहा ये एंगल आपका अल्फ़ा है, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा। हमने कहा ये एंगल आपका मान लिया थीटा है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये एडी भुजा मैंने कहा आपकी मान लिया 10 सेंटीमीटर है,
AD, ये AD भुजा मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, और ये AB भुजा, ये टोटल AB भुजा जो है ये AB भुजा, हमने कहा AB भुजा आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दो भुजाएं मैंने दे दी, AB भुजा दे दी और मैंने क्या दी मेरे भाई, AB भुजा दे दी ना, उसके बाद मैंने AD भुजा दे दी। इतनी बात क्लियर है ना। फिर मैंने कहा कि आपकी BC, ये BC भुजा मैंने कहा कि मान लिया मेरे भाई ये कितनी है 30 सेंटीमीटर की है, BC भुजा 30 सेंटीमीटर की है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये DE की लंबाई कितनी होगी, तो DE की लंबाई कितनी होगी, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। DE की लंबाई ज्ञात करो, कुछ मत करो, मैंने जो बताया वो करो, बस डजन मैटर, थ्योरी गई भाड़ में, हम उससे थोड़ी नहीं सीखेंगे। आप यहाँ पर देखो, अपनी कास्टली निगाहों से देखो या प्यार भरी निगाहों से देखो, तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज मिल रहे होंगे। एक त्रिभुज तो बड़ा वाला मिल रहा होगा, एक त्रिभुज तो बड़ा वाला मिल रहा होगा ABC वाला, एक त्रिभुज बड़ा वाला मिल रहा ABC वाला, और एक आपको छोटू त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा, ADE वाला, ADE वाला। ठीक है ना। एंगल D एंगल B के बराबर है, एंगल B अगर अल्फ़ा है तो इसमें एंगल D भी अल्फ़ा दिया गया। एंगल C एंगल E के बराबर है, एंगल C थीटा है तो एंगल E आपका क्या होगा, थीटा होगा। और आपको पता है ये दोनों एंगल कॉमन हैं, ये देखो ये कॉमन एंगल है ना, कॉमन दोनों में, तो ये भी एंगल बराबर होगा। यानी ये एंगल में अगर मान लेता हूँ कि I है तो यह भी एंगल इसमें बराबर होगा I, क्योंकि सिमिलरिटी क्या कहती है, दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अगर दो कोण आपके बराबर हो गए तो आप भुजा बता दीजिए कैसे निकालोगे। भाई थीटा के सामने कौन सी भुजा है, AB, तो AB। दूसरे त्रिभुज में देखो थीटा के सामने कौन सी भुजा है, AD, देखो AD, थीटा के सामने AD, तो AB बटे क्या हो जाएगा, AD। आपको बताना किसकी है, BC की लंबाई, BC ये कितना दिया गया, ये इस एंगल के, ये A के सामने क्या है, BC, तो ये हो जाएगा BC बटे इस एंगल के सामने DE। अब तीसरी भुजा बताना नहीं, यही बताना, तो बस मान रखो इसमें देखो AB कितना है, AB टोटल है 25 और AD कितना है, AD है टोटल 10 बराबर BC कितना है 30 बटे DE की वैल्यू आपको बताना है, ये पता नहीं था, फटाफट से काट दो, 5 पंजे 25, 5 6 के 30 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10, 6 दूनी 12, DE कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। बोलो बात क्लियर। ये होता है सिमिलरिटी का कंसेप्ट, ये होता है सिमिलरिटी का कंसेप्ट, इसको सीखो। बस एक बात दिमाग में याद रखो कि अगर दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज वो समरूप होंगे ही होंगे, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो जनरली बराबर होना निश्चित है, उसको कोई तय मतलब वो एकदम ब्रह्मा जी की लकीर बन जाएगा कि मैं बिल्कुल क्या होऊंगा, बराबर ही होऊंगा। तो इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, इस बात को समझ पाए हो ना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा कोशिश करो, अभी तो समझे नहीं होगी, अभी तो समझे नहीं हो ना, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। अब बात छिड़ ही गई है हम लोगों की समरूपता पे, तो हम जरा इसको समझ ही लेते हैं, है ना। देखो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है आपको। हमने कह दिया कि ये आपका क्या है, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम मैंने रख दिया इस बार मैंने नाम रख दिया P, Q और R, और यहाँ पर S और T क्या है, दो लाइन, ठीक है ना। हमने कहा इस बार PT की लंबाई 20 सेंटीमीटर हमने कह दिया, PT की लंबाई 20 सेंटीमीटर कह दिया, है ना। और मैंने क्या कहा कि ये एंगल आपका जो है, ये एंगल अल्फ़ा ये एंगल अल्फ़ा जो है इस एंगल के बराबर है, अल्फ़ा के बराबर। मेरी बातों को समझना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मैंने कहा ये जो लंबाई है ये PS मैंने कह दिया कि 10 सेंटीमीटर है, PS की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने कहा कि अच्छा ये तो हम लिखते नहीं हैं, हम ये नहीं लिखेंगे। अब मैंने आपसे एक बात ये कहा, क्या कहा मैंने, ये बात, एक बात को आप समझो। हमने कहा AQ की लंबाई आप बताइए, QR की लंबाई, मैंने कहा QR की लंबाई बताओ,
क्यू आर की लंबाई बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलरिटी पर, ठीक है ना, और समझ भी जाओगे आप इस क्वेश्चन से। एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को लगाने की, फटाफट तरीके से कोशिश करो। जो कंसेप्ट सिखाया भाई, ये जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर दो। आप एक बार कोशिश कर लो, ठीक है ना, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कोशिश कर लो आप एक बार फटाफट। ठीक है ना, चलो देखो समझते हैं। दो त्रिभुज हैं, अलग अलग कर लेते हैं दोनों त्रिभुजों को। एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिया गया है ऐसे वाला, इसका नाम क्या है पी क्यू आर। एक छोटू त्रिभुज दिया है ऐसे, इसका नाम क्या है पी एस टी, इसका नाम क्या है पी एस टी। अब एक चीज़ आप देखो, इसमें आपको एक ही एंगल दिया, अब आपका माथा चकरा गया होगा, लेकिन नहीं, इस एंगल को जरा देखो, इस एंगल को, ये दोनों में कॉमन है तो ये एंगल बराबर होगा। यानी ये एंगल दोनों में कॉमन है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर, इसका नाम कोई दे लो, मैंने थीटा कह दिया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर। अब एंगल क्यू, एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल टी के बराबर है। तो एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल टी के बराबर है। तो आपको पता है जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, मैंने माना बीटा होगा, तो ये बचा बचा बीटा हो जाएगा। अब आपको किसकी लंबाई बताना है, क्यू आर की लंबाई बताना है। क्यू आर की लंबाई आप कैसे बता सकते हो, जरा हमें बताओ। क्यू आर की लंबाई, ये एंगल P, ये एंगल क्या हो जाएगा P, इसके सामने भुजा कौन सी है क्यू आर, और ये एंगल, ये इसके सामने की भुजा है क्यू आर। यानी क्यू आर किसके बराबर होगा, तो उस एंगल, जो एंगल बराबर है उनके सामने की भुजाएं लेना। ये एंगल इस एंगल की भुजा, इसके बराबर क्यू आर, तो इसके बराबर एस टी हो गया, इसके बराबर क्या हो गया, एस टी हो गया, बराबर हो गया। अब कौन सा लें, अब हम अल्फ़ा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखो इस एंगल की बात करते हैं तो इसमें इस एंगल की बात, इसके सामने भुजा क्या है पी आर, तो हमने रख लिया पी आर, पी आर बट्टे। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ इस एंगल के सामने भुजा कौन सी है, इस एंगल के सामने भुजा है डी एस, तो ये हो गया डी एस, ऐसे बराबर। अब देखो आप यहाँ पर, मैं इस एंगल की, अल्फ़ा हो गया ना, अल्फ़ा, बीटा, बीटा के सामने भुजा कौन सी है पी क्यू, तो हमने रख दिया पी क्यू। और यहाँ बीटा के सामने कौन सी भुजा है डी टी, ये हो गया मेरे भाई डी और टी। अब यहाँ से आप फटाफट मान रखो क्यू आर एस टी, क्यू आर का मान कितना है, नहीं है, एस टी का मान पता है कितना, नहीं है। इसका मान रख लो मेरे भाई, इसका मान 5 सेंटीमीटर रख लो, ठीक है, इसका मान 5 सेंटीमीटर रख लो। अब देखो क्यू आर बटे एस टी 5 बराबर पी आर, पी आर ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 20 प्लस के, नहीं पता तो ए मान लो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में ए बटे आपका क्या है पी आर के बाद डी एस, डी एस कितनी है, देखो डी एस है कि पी एस है मेरे भाई, डी तो कहीं है नहीं, तो पी एस है, ये पी एस है, ये पी एस कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू कितनी है ये पूरी भुजा पी क्यू, यानी एक है 10, तो इसको मान लो बी, यानी 10 प्लस के बी हो जाएगा, यानी 10 प्लस के बी हो जाएगा बटे, बटे क्या है डी टी, और डी टी की लंबाई कितनी है 20, ये लंबाई हो गया 20। इसको सॉल्व करना है बस आपको, इसको सॉल्व कर लो, ए बी का मान पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका अगर मान निकालोगे तो आपको तुरंत मान इसका पता चल जाएगा। इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो वहाँ पर आपको इसका मान पता चल जाएगा, क्यू आर का, तो डायरेक्ट आप मान भी निकाल सकते हो। तो ये होता है सिमिलरिटी का कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता का कंसेप्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसा ये बात से याद रखना कि जो एंगल बराबर उसके सामने की भुजा का अनुपात भी बराबर होता, और अनुपात ही नहीं बराबर होता, इनको कभी बीच से इनके ऊपर लंब डाल देंगे तो लंब भी बराबर होगा, मीडियन भी बराबर होती है, परिमाप भी बराबर होता है, इन सेंटर भी बराबर होता है जहाँ पर तीनों माध्यिकाएँ काटती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी हाइट भी बराबर होती,
परिमाप भी बराबर, लेकिन क्षेत्रफल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता, क्षेत्रफल इसके वर्ग के बराबर हो जाता। अगर इन दोनों के मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। बस वो आप में बहुत लंबी बात है, वो बात आप में नहीं आएगी, बस आना होगा तो इतना ही सिमिलरिटी आ जाएगी। कोई भी भुजा का मान दे देगा और निकालने को आपसे पूछ लेगा, इतनी बात बस आपको समझना है, ठीक है ना, इतनी बात बस आपको समझना है। फिर हम आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ तक बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो भाई? चलो, इतनी बात समझ गए होगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका चक्रीय चतुर्भुज से है। ये आपका है, यहाँ पर है ए बी सी और डी हो गया, ये साइड में ऐसे मिला हुआ भी है ना, ए बी सी और डी ये है। और फिर क्या है, ऊपर नहीं, ये ऊपर नहीं मिली, ये मिली नहीं है भैया, ये ऐसे इधर मिला दिया गया है, ऐसे इधर मिला दिया गया है। और ये है यहाँ पर एंगल ओ। फिर आपको दिया गया है, ये मान दिया गया है आपको 40 डिग्री, ये मान 40 डिग्री पूरा दिया गया है ना। एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, ए बी सी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया गया, एंगल सी ए बी बराबर 90 डिग्री, सी ए बी बराबर 90 डिग्री 80 डिग्री, सी ए बी ये है आपका 80 डिग्री, सी ए बी है आपका 80 डिग्री। तो पूछा क्या गया है, ए डी बी का मान, एंगल ए डी बी का मान, ए डी बी कहाँ है भैया, ए डी बी का मान, इस एंगल का मान निकालना है। इस एंगल का मान क्या होगा, व्हाट इज़ ए डी बी लगाओ। ये प्रश्न आपके ना बुक का ही है और ये प्रश्न आपका 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो चांस है इस प्रश्न को इस बार पूछे जाने के। तो एक बार कोशिश करो, बताओ क्या आएगा, एक बार कोशिश करो, बताओ क्या आएगा फटाफट से। बस 2 लॉजिक यहाँ पर आपको लगाने हैं। सबसे पहले तो एक लॉजिक आपको ये लगाना है, अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट नोट करो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, यही बन रहा है ना। मैं कह देता हूँ त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में मतलब इस वाले त्रिभुज में जो मैं ना ऐसे डार्क कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं कहूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, क्या तीनों एंगलों का मान 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए बी का मान कितना है, 8 और 4 यानी 80 प्लस में 40 डिग्री प्लस में एंगल ओ बराबर में 180 डिग्री, 8 4 12 120 डिग्री बराबर एंगल ओ बराबर के 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, 180 से 20 जाएगा 60 डिग्री, एंगल ओ 60 डिग्री, यानी इस एंगल का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये एंगल 60 डिग्री। अब आप मेरे भाई बातों को समझना, ये क्या है, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के बराबर होगा। क्यों होगा तो वो भी समझो, एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों होगा, क्योंकि ये आप देखो एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, और वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी के बराबर, यानी 60 डिग्री क्या आएगा, उत्तर आएगा। बोलो बात क्लियर, समझ गए, ए डी बी कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? तो मेरे भाई आपको क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, मैंने सिमिलरिटी भी आपको करा दिया है, समरूपता जिसको बोलते हैं,
अगर समरूपता समझ में नहीं है तो बताना, कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करा दूंगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन। बाकी मैंने देखो अब मैंने शुरुआत किया, जब तक पेपर है 3 से 4 दिनों में आपकी पूरी जो सीरीज है इसके जितने भी कठिन क्वेश्चन है, कठिन को हिंदी में टफ बोलते हैं, इंग्लिश में टफ बोलते हैं, जितने भी कठिन क्वेश्चन उन सारे कठिन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। बस काम आपको एक ही करना है, इन सारी चीज़ों को नोट करना है और रिवीजन मारते रहना धड़ाधड़, ठीक है ना, रिवीजन मारते रहना, ठीक है ना। चलो तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।